In today's video, we are going to study the relationship between planning and controlling. हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत क्लियरली समझा है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर, कि किस तरह से प्लानिंग सेट्स अ प्रीमाइज फॉर कंट्रोलिंग. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. हम कंट्रोल क्या करते हैं? हम कंट्रोल करते हैं बिहेवियर को. क्यों करते हैं? ताकि जो बिहेवियर है या जो एक्शन है वो एक डिजायर्ड पाथ पे चले, ताकि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो हम अचीव कर सके. अब ऑब्जेक्टिव जो है इज आउटकम ऑफ विच फंक्शन? इट इज एन आउटकम ऑफ प्लानिंग. तो आप सोचिए कि अगर मैंने प्लानिंग ही नहीं किया है तो मैं क्या कंट्रोल करूंगी? आप समझ रहे हैं? तो what is the relationship between planning and controlling? Now that's exactly what we are going to study in this topic. Let us try to understand what is controlling first. एक थोड़ा सा recap करते हैं. Controlling is a process of comparing actual performance with the standard performance and then taking corrective measures so that standard performance can be achieved. Right? So here when I am comparing actual performance with the standard performance is an outcome of planning. So what is planning? Planning is the prerequisite of controlling. Planning is the prerequisite of controlling. अगर मैं प्लानिंग नहीं करूंगी तो मैं क्या कंट्रोल करूंगी? तो कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग करना जरूरी है. ऑब्जेक्टिव होना मेरे लिए जरूरी है, तो ही कंट्रोलिंग फंक्शन का कोई तुक बनता है या कोई एसेंस बनता है. सो पहला रिलेशनशिप क्या है? प्लानिंग इज द प्री रेक्विजिट ऑफ कंट्रोलिंग. दूसरा, जब हम प्लानिंग करते हैं एक ऑब्जेक्टिव सेट होता है और फिर बाकी का जो पूरा मैनेजमेंट साइकिल है वो उस ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए होता है, और हम रेगुलरली कंट्रोलिंग करते हैं ताकि हम मेक श्योर करें कि in each and every phase we are moving towards our set objective. हम अपने सेट ऑब्जेक्टिव के तरफ जा रहे हैं. सो बेसिकली क्या होता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो इंटरडिपेंडेंट भी है. दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, because unless and until I don't control, my objective cannot be achieved. And to achieve the objective, I need controlling. So they are interdependent on each other. They are not independent functions. Are you getting me? For successful achievement or for successful completion of planning and controlling, they both need to work together. They are interdependent on each other. So another relationship that is established between planning and controlling is that they are interdependent. Got it? They are interdependent and they are interrelated. Got it? Another thing, let us try to understand कि what exactly controlling does. Controlling क्या करता है? Controlling कंपेयर करता है आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ. तो अगर मैं कंपेयर कर रही हूं तो मैं क्या कर रही हूं? आई एम लुकिंग बैक. आर यू गेटिंग मी? सो व्हेन आई टॉक अबाउट कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन ऑल्सो. पीछे देखता है वो आपने क्या गलतियां की है, क्योंकि मुझे, इफ यू रिमेंबर द एंटायर डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग में क्या होता है, आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करोगे, उसके बाद में आप ये भी फाइंड आउट करोगे कि क्या दोनों में कोई डिफरेंस है. अगर डिफरेंस है, जैसे कि अगर डिविएशन है, तो यू ऑल्सो हैव टू टेक करेक्टिव मेजर. करेक्टिव मेजर लेने के लिए भी आपको बैकवर्ड देखना पड़ेगा कि क्या गलती हुई है. वो मतलब क्या मेरे स्टाफिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, डायरेक्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, रिसोर्सेज में कुछ प्रॉब्लम हो गया, पूरे प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया. तो बेसिकली यू हैव टू लुक बैक. तो कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस ऑल्सो, बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, कंट्रोलिंग जब आप करते हैं, मतलब आप जब बैकवर्ड लुक करते हैं और आप कोई करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, तो वो करेक्टिव मेजर्स आप कहां पे इंप्लीमेंट करेंगे? आप वो करेक्टिव मेजर्स इंप्लीमेंट करेंगे आपके कमिंग मैनेजमेंट साइकिल में. आने वाले मैनेजमेंट साइकिल में आप वो करेक्टिव मेजर्स को इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप पास्ट से गलतियां पिकअप करेंगे और फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव में या फ्यूचर के मैनेजमेंट साइकिल में आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे. सो कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन ऑल्सो. पहले हम लोगों ने क्या समझा कि कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन. बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन कैसे? टू टेक करेक्टिव मेजर्स, आई हैव टू लुक बैक, आई हैव टू एनालाइज, आई हैव टू फाइंड आउट द डिविएशंस व्हिच आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम my past, and
those deviations, those corrective measures are going to be implemented in future. So it is also a forward looking function. So controlling is forward looking and backward looking both. समझ में आया? पक्का समझ में आया? So let us try to understand one more thing कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के अगर आप फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है. जैसे कि प्लानिंग इज ऑल्सो परवेसिव, कंट्रोलिंग इज ऑल्सो परवेसिव, प्लानिंग इज ऑल्सो कंटिन्यूस प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज ऑल्सो कंटिन्यूस प्रोसेस, प्लानिंग इज ऑल्सो फ्यूचरिस्टिक, कंट्रोलिंग इज ऑल्सो फ्यूचरिस्टिक. फ्यूचरिस्टिक मतलब फॉरवर्ड लुकिंग. तो ऐसे देखने जाओ तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ट्विन्स हैं. आप समझ रहे हैं? पर कैसे ट्विन्स हैं? दे आर लाइक ब्रदर सिस्टर, दे आर नॉट सिस्टर सिस्टर्स, दे आर ब्रदर सिस्टर्स. अलग है पर साथ में है. आप समझ रहे हैं? सो दे आर ऑल्सो लाइक ट्विन सिस्टर्स. व्हाई एम आई सेइंग दिस और व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग दिस टू यू? बिकॉज यू माइट हैव अ क्वेश्चन. मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग को लेके आपको उनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना आपको आ सकता है. एंड दिस क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम 4 मार्क्स टू 6 मार्क्स. उसके अंदर मैंने आपको अभी जितना भी करवाया आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा. जैसे कि इफ यू रिमेंबर, मैं एक बार रिकैप करती हूँ. दे आर इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, दे आर ट्विन्स, दे समटाइम्स ऑल्सो बिहेव अपोजिट्स. जब आप अपोजिट्स के बारे में लिखोगे तो यू हैव टू राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. आर यू गेटिंग मी? दे समटाइम्स ऑल्सो एक्ट अपोजिट टू ईच अदर. कंट्रोलिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. एक्सप्लेन, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया आपको वो लिखना है. कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन. एक्सप्लेन, आपको वो भी एक्सप्लेन करना है. So I'm sure dear students with this you people have understood exactly what is the relationship between planning and controlling. Hello dear friends, we are going to start with process of controlling. Process of controlling comprises of 5 steps. First step, setting standard. Second step, measuring actual performance. Third step, comparing actual performance with the standard performance. Fourth step, analyzing deviation. And fifth step is taking corrective measures. Let us try to understand first step. Remember one thing children, this process of controlling can be very easily derived from the definition of controlling. अगर आपको controlling की definition पता है, आपको उसका concept पता है, तो ये process को आप बहुत easily list कर पाएंगे. पहला, setting objectives. Objective is an outcome of planning. Objective is a goal that you are giving to the entire organization for minimum 1 year, 2 year, maximum 3 years. इससे ज्यादा के लिए आप ऑब्जेक्टिव सेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ डायनामिक एनवायरमेंट. इससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर आपने ऑब्जेक्टिव को सेट किया है तो इट विल बी वेरी वेरी इनएक्यूरेट बिकॉज इससे ज्यादा का एनवायरमेंट में जो चेंजेस आएंगे आप उनको प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे. इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो व्हेन यू आर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, you always have to make sure of certain factors which I'm going to discuss with you right now. Number 1, the objective that you have set should be realistic. Second, it should be measured in quantitative terms. It should be in the numbers. मतलब 50, 60, 1, 2, 20%, 60%, 95% इस तरह से. It should be expressed in quantitative form. Number 3, it should be motivating. आपने जो objective set किया है, employees, your organization should be looking forward to achieve it. When you are setting an objective, the resources, the potential of the resources should be rightly estimated. It cannot be underestimated or it should not be overestimated. It should be rightly estimated. It is extremely important that when you are setting objective, you are trying to forecast or you're trying to predict the business environment and then you are setting the objective. It is a very very important factor that needs to be considered. When you are setting the objective, मतलब आपने एक long term objective set कर लिया है, say for example 10% of the growth, एक pessimistic objective है ये, ठीक है. 10% growth, कितना? 10% growth. ये 10% ग्रोथ के लिए मुझे हर महीने एक स्पेसिफिक टारगेट अचीव करना पड़ेगा. सो व्हेन यू आर सेटिंग अ बिगर ऑब्जेक्टिव, यू आर ऑल्सो सपोज टू सेट द स्मॉलर टारगेट्स दैट नीड्स टू बी अचीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस so that a manager exactly knows that
organization is moving towards the bigger objective. A small example, a personal level example I can give you. A student, he set an objective of 95%. अब 95% बोर्ड में लाने के लिए उसको अपने हर एक एग्जाम के अंदर, टर्म एग्जाम के अंदर, ब्लॉक टेस्ट के अंदर मिनिमम 90-92% लाने पड़ेंगे. आज अगर वो सारे एग्जाम्स में 90, 92, 82, 85 के करीब परसेंटेज ला रहा है तो अ पेरेंट, अ टीचर, अ स्कूल नोज दैट दिस चाइल्ड विल मूव टूवर्ड्स 95. बट आज से फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे का एवरेज परसेंटेज सारे एग्जाम्स का मिला के 65 हो रहा है, तो क्या वो 95 ला पाएगा? अगर हम जनरल कंक्लूजन देना चाहें इसका तो मुश्किल है. आर यू गेटिंग मी? तो करेक्टिव मेजर मुझे कब लेना शुरू करना चाहिए? जैसे ही उसके फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आया और उसमें उसके 60% आए, तो करेक्टिव मेजर शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर. सो आई एम श्योर यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई से करेक्टिव मेजर. आर यू गेटिंग मी? सो यहां पे व्हाट हैज हेल्प्ड अ टीचर टू टेक अ करेक्टिव मेजर? Only and only with the help of that small target that was set. In all the tests, a student should get between 85 to 92% or 95%. Then only one can assure that he will reach towards 95. So these small targets are also the part of objective setting. So I'm sure students with this you have understood the first step of the process of controlling, which is called setting objective. I repeat, objectives are the outcome of planning. So number one, what you need to understand over here is that the first step of controlling is planning. The second step of controlling process is measuring actual performance. When you're measuring actual performance, few things that needs to be considered are the way you are measuring the performance, the method, the technique that you're using to measure the performance should be reliable, should be a very well tested technique and method. Some of the common techniques through which you can measure the actual performance are preparing the performance reports, 2, through simple observation, 3, through sample checking, 4, through audits. What are audits? Audits are measuring your actual performance. So these are certain techniques through which you can measure the actual performance. When you are measuring the actual performance, it is extremely important for the manager to pre-decide the parameters on which the performance is going to be measured, and that needs to be conveyed to the employees. Say for example, you need to check the quality of the product in the factory. So you need to make sure that the product meets specific standards, which is an outcome ऑफ प्लानिंग कि प्रोडक्ट का ये क्वालिटी होना चाहिए. ठीक है, आपने उसके हिसाब से आपका पूरा जो मशीन स्पेसिफिकेशन है, रॉ मटेरियल स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, ह्यूमन रिसोर्स स्पेसिफिकेशन, आपने सारा कुछ उसके हिसाब से कर दिया. और अब जब प्रोडक्शन हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो आउटपुट निकल रहा है उसका जो क्वालिटी है क्या है. तो यहां पे आप क्या करोगे? अगर आपका एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, आपकी बड़ी इंडस्ट्री है, तो क्या आप हर एक यूनिट को चेक करोगे? नहीं. यहां पे आप चेक करोगे, रैंडम सैंपलिंग होगा. मतलब आप एवरी 1000 पीस एक पीस को क्वालिटी चेक के लिए भेजोगे. एक एग्जांपल दिया मैंने. अगर आपकी एक छोटी सी फैक्ट्री है जीआईडीसी में, तो प्रोबेबली यहां पे पॉसिबल है कि हर एक बैच में से आप 50% यूनिट्स को चेक कर सके. From every batch of production, you can check 50%, right? So such kind of checking is called sample checking. इससे आपको क्या पता चलता है कि आपका जो actual performance है वो क्या है. Are you getting me? So with this small example, I have tried to explain you how do you measure the actual performance.
Secondly, when you're measuring the actual performance, this also needs to be documented. It cannot be something which is there in your head, or it cannot be something that you have just felt. It has to be measured, it has to be documented, and it has to be communicated. Are you getting me? So, your step 2 is over. You have measured the actual performance. Now, after measuring the actual performance, third step is you have to compare actual performance with the standard performance. Standard is something that you have set in past through planning. Actual is something that you have got now in present. You have to compare the two. Now, when you compare both the performances, there is a possibility of two outcomes. First, actual performance matches standard performance. You had set an objective of 95%. After giving your board exams, you get 95%. Actual performance and standard performance have matched. Perfect. Go ahead. Now your next management cycle will start with the fresh objective. But there can be another outcome as well, that your actual performance does not meet your standard performance. Actual performance was 92 and the standard that you had set was 95. So there is a difference, and the difference is of 3%. And the difference is of 3%. So do you think that these 3% needs corrective measure? No, not really. Can you tell me why? Let me give you the reason behind it, and there is a concrete answer. Whenever you are setting an objective or a standard, remember one thing, they are always tentative, approximate. An organization can never achieve accurate standards. मतलब आप exact वही के वही नंबर को मैच नहीं कर सकते. So हमेशा जब आप स्टैंडर्ड सेट करते हो तो वो स्टैंडर्ड कैसा होता है? टेंटेटिव होता है, अप्रोक्सीमेट होता है. Why? There is a reason behind it, because of the changing business environment. आप हर एक चीज को बहुत स्पेसिफिकली और प्रिसाइजली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो आपको हमेशा मार्जिन रखना पड़ता है. दिस इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ डिविएशन. व्हाट इज दिस कॉल्ड? मार्जिन ऑफ डिविएशन. तो अगर आपने जो भी मार्जिन रखा है डिविएशन का, से फॉर एग्जाम्पल द मार्जिन ऑफ डिविएशन इज 5%, तो अगर उसी मार्जिन के अंदर डिविएशन है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस है, then there is no need of taking corrective measure. But say for example, the deviation between actual performance and standard performance is more than the margin, acceptable margin, quote unquote. What am I saying? Acceptable margin से ज्यादा है. जैसे कि आपने स्टैंडर्ड सेट किया था 95 का और आपके आ गए 85. What was your acceptable margin? 5%. तो 90% तक आता तो it was okay, पर ये आ गया 85. So what is a deviation that really needs to be taken care? Additional 5%. So for this, you need to take corrective measure. For this, you need to take corrective measure. समझ में आ रहा है? So with this, I'm sure you people have understood that when I'm comparing the actual performance with the standard performance, what are the different outcomes? My fourth step is going to be analyzing the deviation. My fourth step is analyzing the deviation. इसका मैंने आपको एक छोटा सा जिस्ट इसके प्रीवियस स्टेप में दे दिया है कि जब आप डिविएशन को एनालाइज करते हो तो आपको दो तरह के डिविएशंस मिलते हैं. वन डिविएशन विच इज एक्सेप्टेबल मार्जिन एंड अनदर डिविएशन इज एन डिविएशन विच रियली नीड्स टू बी taken into consideration and there should be corrective measures designed for it. Now, when the deviation is within acceptable margin, there is no corrective measure taken for it. Why? There is a very, very popular belief in management. In the prawl of controlling everything, one ends up controlling nothing. आप सब चीजों पे अगर अपना कंट्रोल लाने की कोशिश करोगे तो आपका किसी चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा. इसलिए थोड़े बहुत जो डिविएशंस है वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे. आप हर एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते. अगर आप हर एक चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा. यू नो, कभी कभी पेरेंटिंग में बोलते हैं आप जितनी स्प्रिंग दबाओगे उतनी ही उछलेगी, राइट? तो थोड़ी तो उछलने दीजिए, इट्स ओके. वो करेक्टिव मेजर हर एक छोटे डिविएशन के लिए आपको लेने की जरूरत नहीं है. इट विल वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम.
So this is called management by exception. What is this called? Management by exception. What do you mean by management by exception? When the deviation is within the acceptable margin and there are no corrective measures required to correct that deviation. It is called management by exception. There is no need of any change over here. Another outcome when you're analyzing the deviation can be, this really needs to be taken care, right? The deviation is much more than the acceptable margin, 10%, 15%, 20%, right? So how will you analyze the deviation? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या, कौन सी चीज को कंट्रोल करना है? इसके लिए एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है या एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है KRA, की रिजल्ट एरियाज शुड बी एनालाइज्ड। की रिजल्ट एरियाज का मतलब होता है, से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कॉस्ट की। हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि प्रोडक्शन कॉस्ट शुड बी अराउंड 1000 रुपीज, इससे ज्यादा की प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। पर तो वो 1000 रुपीज क्या थी? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आई? 1500, विच इज बियॉन्ड एक्सेप्टेबल मार्जिन। सो नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि एक्स्ट्रा 500 रुपए कहां पे गए। तो उसके लिए मुझे कौन से ओवरहेड्स को देखना पड़ेगा, मुझे कौन से ओवरहेड्स को ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि जो करेक्टिव मेजर मैं लूंगी उन्हीं ओवरहेड्स पे लूंगी। अब जैसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं, देयर आर मेनी ओवरहेड्स, जैसे कि स्टेशनरी का खर्चा हो गया, चाय पानी का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, लेबर चार्जेस हो गए। अब जब मैंने ये सारे ओवरहेड्स को देखा तो जो सबसे ज्यादा अमाउंट बेयर करता है वो है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर चार्जेस। So when I am taking corrective measure, should I take corrective measure on the petty expenses or major expenses? Because only and only if I analyze major expenses, I will get my result. So now when I'm taking a corrective measure, I will take a corrective measure only on my electricity expense and my labor charges. Because when I analyzed the deviation, labor charges were exactly what I had एस्टिमेटेड। ये दोनों में मुझे थोड़ा सा डिविएशन लगा है, तो मैं ये दोनों के ऊपर करेक्टिव मेजर लूंगी। तो ये जो दो ओवरहेड्स थे, वो दो ओवरहेड्स क्या हैं? दे आर कॉल्ड की रिजल्ट एरियाज। व्हाट आर दे कॉल्ड? की रिजल्ट एरिया। एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस प्रोसेस। दिस प्रोसेस सेज दैट a management should only try to focus on the critical points, important points, significant points, which will give them results. You should try to ignore the petty expenses or the petty areas. समझ में आया? So, in my fourth step of analyzing deviation, I have studied two very important concepts: critical point analysis and management by exception. क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस मैं सम अप कर रही हूं। क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस मुझे ये बताता है कि अगर डिविएशन बियॉन्ड एक्सेप्टेबल मार्जिन है तो मुझे कौन से एरियाज को एनालाइज करना है ताकि मुझे करेक्टिव मेजर लेने में हेल्प रहे। और दूसरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मुझे ये बताता है कि इफ द डिविएशन इज विद इन एक्सेप्टेबल मार्जिन, then there is no need to take any corrective measure. There is no need to analyze the deviation. Why? Because it is something which is very petty, and if I try to control everything, I will end up controlling nothing. So I'm sure with this, you've understood the 4 steps of controlling. So friends, let us try to understand the 5th step of controlling process, that is taking corrective measures. A little background. A corrective measure is only required when the deviation is beyond the permissible limit. Then very strong corrective measure should be taken. Now let us try to understand corrective measures can be in what form. Corrective measures can be in the form of changing a raw material. Say for example, you are not able to meet the quality standards set through the sample checking that you did.
we observed that the actual quality and the standard quality are very different. And when you try to analyze the deviation, what you came to know is that the labor needs to be trained a little, and we also need to work a little more on the quality of the raw material. So over here, what will be the corrective measure? The corrective measure will be changing the specification of raw material and training the labor, so that we are able to meet the standard quality. So with this, I'm sure I have explained you corrective measure can be in what form, and then for the entire next management cycle, you have to make sure that these corrections are implemented, and then you again check the quality. Then you again compare the actual performance with the standard performance, and when it matches, it means that the corrective measure that has been taken is successful. Let us try to understand corrective measures with some other examples also. Because in your exams, remember one thing, now the entire board paper style is moving towards application based. So you might have questions like, give 2 examples of the corrective measures if it is a quality standard to be established or a quality standard to be achieved. Then over here, the corrective measure that can be taken, as I discussed earlier, then secondly, it can also be something like removing the defective or obsolete technology. Because sometimes when you're using an obsolete technology or a defective technology, you will not be able to meet the standard. Corrective measure can also be in the form of motivating the employees. Corrective measure can be in the form of taking aggressive steps and measures to enrich the performance of the employees. It can be in the form of giving them some developmental programs or educating employees, or it can be sending them out somewhere for training so that when they come back, they are able to improve their performance and we are able to meet the standard set. So with this, I'm sure, my dear children, you people have understood what are corrective measures and in what ways corrective measures can be taken. Extremely basic example which every student might understand is corrective measure is sometimes when a child has failed in the exams. Right, the corrective measure taken by school is making a child repeat the same class so that his concepts are cleared and he is getting good practice before he moves to the next class. So over here, corrective measure is making a child repeat. Sometimes corrective measures can be in the form of taking a retest. So I'm sure with this you people are understanding what do you mean by a corrective measure. Corrective measure is always taken for future management cycles so that the deviation can be completely eliminated and in future actual performance and standard performance can be met. So I'm sure, my dear friends, you people have understood the entire process of controlling. I'm going to ask you few questions. If you know the answers for these questions, please write it down so that you are completely sure that your concepts are clear. Give me one reason why management by exception should be implemented in the organization. Why everything cannot be controlled? What is the importance of developing KRAs? If you're able to answer all these questions, please check your answers in the textbook also. It means that your concepts are clear. So my dear friends, if you have any doubts or any queries related to this chapter, you can contact me through the chat icon.